हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में BHDC 112 जो कि हिंदी गद्य एवं गद्य की अन्य विधाएं हैं, इनके कुछ प्रश्न पे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न ये है, इससे पहले भी हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। आइए देखते हैं। देखिए, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है का सारांश लिखिए। देखिए, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है का सारांश लिखिए। ये प्रश्न आपको 8 नंबर में पूछा जा सकता है। आइए इसका सारांश देखते हैं। देखिए, विद्यानिवास मिश्र का निबंध मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है मतलब विद्यानिवास जी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है। देखिए, निबंध में मिश्र जी का मन राम के मुकुट भीगने की चिंता से व्यथित है। साथ ही लक्ष्मण का दुपट्टा और सीता की मांग के सिंदूर के भीगने की चिंता भी उन्हें है। उनका चिरंजीवी और उनकी देखिए, उनको जो है उनके साथ लक्ष्मण का और दुपट्टा और सीता की मांग के सिंदूर की भीगने की चिंता भी है। देखिए, उनका चिरंजीवी और उनकी मेहमान एक लड़की संगीत कार्यक्रम में गए हैं। रात के 12 बजे तक भी वे नहीं लौटते तो मिश्र जी का मन दादी नानी के उन गीतों की ओर जाता है जब वह उनके लौटने पर गाती थी। मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था, उस समय तो यह आकुलता समझ नहीं आती, परंतु आज जब हम उसी स्थिति में पहुंच गए हैं तो उस गीत का एक एक शब्द सार्थक लगता है। देखिए, मन उन लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर दौड़ जाता है जिनके राम वन में निर्वासित है और उनके मुकुट भीगने की चिंता है। मुकुट लोगों के मन में बसा हुआ है। काशी की रामलीला आरंभ होने से पहले निश्चित मुहूर्त मुकुट की पूजा की जाती है। मतलब काशी में जो रामलीला की पूजा होती है तो निश्चित समय से पहले मुकुट की पूजा की जाती थी। मुकुट तो मस्तक पर विराजमान है, पर राम राम भीगे तो भीगे पर मुकुट न भीगने पाए। इसी बात की चिंता है, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। वह हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। राम तो वन से लौटकर राजा बन जाते हैं, परंतु सीता रानी होते ही राम द्वारा निर्वासित कर दी जाती है। देखिए आगे। देखिए, पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है और राम को पीड़ा भी देता है। इस पीड़े से राम का मुकुट इतना भारी हो जाता है कि आइए आगे देखते हैं। देखिए, वह इस बोझ से कराह उठते हैं और इस वेदना की चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। यह सोचते सोचते 4 बज गए और अचानक चिरंजीवी और लड़की के आने की आवाज़ आई। मेहमान लड़की के रात को देर से लौटने पर सीता का ख्याल आ जाता है। यह ख्याल आज के अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ हो जाता है कि जिससे जिंदगी उप से कुछ उबर सके। मतलब किस तरह से राम जब वनवास से लौटे थे तो सीता का त्याग कर दिए थे और राम इंतजार करते थे कब सीता आएगी। इसी तरह से जब उनका जो लेखक है इसका है विद्यानिवास जी, इनके घर से उसकी बेटी बाहर गई एक अपने दोस्त की शादी में और वहाँ से लौटने का इंतजार कर रहा था। वो उसी से रिलेटेड करके ये इसका सारांश बनाया गया है। चलिए ये कैसा लगा, और आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी आपके एग्जाम में 10 नंबर में पूछ लिया जा सकता है। देखिए, आम रास्ता नहीं है, यह किस विधा का है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। आम रास्ता नहीं है, ये किस विधा। विधा का मतलब हुआ कि उच्च कोटि जो होता है, कोटि श्रेणी होता है, एक एक करके अलग होना, तो विधा का मतलब वही हुआ। ठीक, तो आम रास्ता नहीं है, यह किस विधा का है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसका महत्व पे प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, ये प्रश्न आपके 10 नंबर में पूछ लिया जाए तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, नीति शास्त्र जिसे व्यवहार दर्शन, नीति दर्शन, नीति विज्ञान और आचार शास्त्र भी कहते हैं। दर्शन शास्त्र एवं की वह शाखा है जो नैतिक मूल्यों के सिद्धांत एवं सही और गलत व्यवहार के अवधारणाओं के व्यवस्थीकरण
तर्कबद्ध बचाव तथा संतुति से संपृक्त है। यद्यपि आचारशास्त्र की परिभाषा तथा क्षेत्र प्रत्येक युग में मतभेद के विषय रहे हैं, फिर भी व्यापक रूप से यह कहा जा सकता है कि आचारशास्त्र में उन सामान्य सिद्धांतों का विवेचन होता है जिनके आधार पर मानवीय क्रियाओं और उद्देश्यों का मूल्यांकन संभव हो सके। देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, अधिकतर लेखक और विचारक इस बात से भी सहमत है कि आचारशास्त्र का संबंध मुख्यतः मानदंडों और मूल्यों से है, न कि वस्तु स्थितियों के अध्ययन या खोज से। और इन मानदंडों का प्रयोग न केवल व्यक्तिगत जीवन के विश्लेषण में किया जाना चाहिए, वरन सामाजिक जीवन के विश्लेषण में भी। नीतिशास्त्र मानव को सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। देखिए, अच्छा और बुरा, सही और गलत, गुण और दोष, न्याय और जुर्म जैसी अवधारणाओं को परिभाषित करके नीतिशास्त्र मानवीय नैतिकता के प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास करता है। बौद्धिक समीक्षा के क्षेत्र के रूप में वह नैतिक दर्शन, वर्णनात्मक नीतिशास्त्र और मूल्य सिद्धांत के क्षेत्र से भी संबंधित है। देखिए, रसवर्थ कीडर कहते हैं कि नीतिशास्त्र की मानक परिभाषाओं में आदर्श मानव चरित्र का विज्ञान या नैतिक कर्तव्य का विज्ञान जैसे वाक्यांश आमतौर पर शामिल रहे हैं। ये किसका कहना था? रसवर्थ कीडर का कहना था। देखिए, रिचर्ड विलियम पॉल और लिंडा एल्डर की परिभाषा के अनुसार नीतिशास्त्र एवं संकल्पनाओं और ये आगे देखते हैं। देखिए, सिद्धांतों का समुच्चय है जो कौन सा व्यवहार संवेदन सामर्थ्य जीवों की मदद करता है या उन्हें नुकसान पहुंचाता है या निर्धारित करने में हमारा मार्गदर्शन करता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ फिलोसफी यह कहती है कि नीतिशास्त्र शब्द का उपयोग सामान्यतः विनिमयी रूप से नैतिकता के साथ होता है और कभी-कभी किसी विशेष परंपरा, समूह या व्यक्ति के नैतिक सिद्धांत के अर्थ हेतु इसका अधिक संकीर्ण उपयोग होता है। देखिए, पॉल और एल्डर कहते हैं कि ज्यादातर लोग सामाजिक प्रथाओं, धार्मिक आस्थाओं और विधि इनके अनुसार व्यवहार करने और नीतिशास्त्र के मध्य भ्रमित हो जाते हैं और नीतिशास्त्र को अकेली संकल्पना नहीं मानते। नीतिशास्त्र शब्द के कई अर्थ होते हैं। इसका संदर्भ दार्शनिक नीतिशास्त्र या नैतिक दर्शन, जिसका मतलब हुआ एक परियोजना जो कई तरह के नैतिक प्रश्नों का उत्तर देने के कारण का उपयोग करती हो, से हो सकता है। देखिए, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन अनेक शास्त्रों में अनेक दृष्टियों से किया जाता है। मानव व्यवहार प्राकृतिक के व्यापारों की भांति कार्यकरण श्रृंखला के रूप में होता है और उसका करणमूलक अध्ययन एवं व्याख्या की जा सकती है। मनोविज्ञान यही करता है, किंतु प्राकृतिक व्यापारों को हम अच्छा या बुरा कहकर विशेषित नहीं करते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, रास्ते में अचानक वर्षा आ जाने से भीगने पर हम बादलों को कुबाच नहीं कहने लगते हैं। यदि हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो वर्षा होने लगी तो हम वर्षा को या बादल को भला बुरा नहीं कहते। वहाँ हमको सोचना चाहिए कि हमको छाता लेके चलना चाहिए। इसके विपरीत साथी मनुष्यों के कर्मों पर हम बराबर भले बुरे का निर्णय देते हैं। इस प्रकार निर्णय देने की सार्वभौम मानवीय प्रवृत्ति ही आचार दर्शन की जननी है। आचार शास्त्र में हम व्यवस्थित रूप से चिंतन करते हुए यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि हमारे अच्छाई बुराई के निर्णयों को बुद्धिग्रह आधार क्या है। कहा जाता है आचार शास्त्र नियामक अथवा आदर्श निवेशी विज्ञान है, जबकि मनोविज्ञान यथार्थ निवेशी शास्त्र है। निश्चय ही शास्त्रों के इस वर्गीकरण में कुछ तथ्य है, पर वह भ्रामक भी हो सकता है। उक्त वर्गीकरण यह धारणा उत्पन्न कर सकता है कि आचार दर्शन को काम नैतिक व्यवहार के नियमों का अन्वेषण तथा उद्घाटन नहीं है, अपितु कृत्रिम ढंग से वैसे नियमों को मानव समाज पर लाद देना है। आइए आगे देखते हैं। देखिए,
किंतु यह धारणा गलत है। नीति शास्त्र जिन नैतिक नियमों की खोज करता है वे स्वयं मनुष्य की मूल चेतना में निहित है। अवश्य ही यह चेतना विभिन्न समाजों तथा युगों में विभिन्न रूप धारण करती दिखाई देती है। इस अनेक रूपता का प्रधान कारण मानव प्रकृति की जटिलता तथा मानवीय श्रेय की विधि रूपता है। विभिन्न देश कालों के विचारक अपने समाज के प्रचलित विधि निषेधों में निहित नैतिक पैमानों का ही अन्वेषण करते हैं। हमारे अपने युग में ही अनेक नई पुरानी संस्कृतियों के सम्मिलन के कारण विचारकों के लिए यह संभव हो सकता है कि वे अनगिनत रूढ़ियों तथा सापेक्ष मान्यताओं से ऊपर उठकर वस्तुतः सार्वभौम नैतिक सिद्धांतों के उद्घाटन की ओर अग्रसर हो। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, क्या है कि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। चलिए देखिए, एक बार में आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसको 2 बार वीडियो देखिए, क्योंकि आपको वर्ड चाहिए। ऐसा प्रश्न आ जाता है आपके एग्जाम में, तो आपको वर्ड चाहिए किस तरह से लिखना है। तो आपको यह 1 या 2 बार देखिएगा तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगी। तो आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट आने वाला वीडियो में आपको ये प्रश्न बताएंगे, जो कि है महाकवि जयशंकर प्रसाद प्रसाद स्मरण के प्रमुख कथा का भाव क्या है, लिखिए। ये प्रश्न आपको 10 नंबर में आ सकता है। आगे नेक्स्ट आने वाला वीडियो में ये बताएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। चलिए थैंक यू, जय हिंद।